बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 है जी लॉजिक, मंतक। हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि लॉजिक नहीं है। कोई दोस्त आपस में बात कर रहे हो, कोई एडवाइस कर रहा हो या कोई भी वो बता रहा हो तो हम कहते हैं तेरी बात में लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो फिर लॉजिक होता क्या है? ठीक है, तो लॉजिक मैथमेटिकली या आम मंतक यानी दनाई होगी, वो कितना दानिशमंद है, या वो जो बात कर रहा है उसकी दलील क्या है, तो ये लॉजिक में आएगा। और मैथमेटिकली लॉजिक क्या होगा? लॉजिक इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट इनेबल्स वन टू इंटरप्ट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, एग्जामिन देयर ट्रुथ एंड डिड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग। तो लॉजिक, मंतक, इस्तदलाल का एक मुनज़्ज़म तरीका जो किसी बयानात के मायने की तशरीह करने, इनकी सच्चाई को जांचने और मौजूदा हक़ाइक़ से नई मालूमात अख़ज़ करने के काबिल बनाता है। यानी जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, ठीक है, उसके बाद वो जो हमने बात की है उसके मायने क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, और जो बात हम कर रहे हैं क्या वो ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद उसमें से कौन सी नई चीज़, कौन सी नई इन्फॉर्मेशन निकल रही है, ये लॉजिक है, ये मंतक है। और ये जो लॉजिक है ये ज़्यादातर कंप्यूटर में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो लेकिन कंप्यूटर और मैथ दोनों जो डिसिप्लिन है इनका आपस में रिलेशन है। कंप्यूटर मैथ के बगैर कुछ नहीं और मैथ कंप्यूटर के बगैर आज के दौर में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है इसका तकरीबन हर साइंस के साथ रिलेशन है, वो कंप्यूटर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी हो। ठीक है, इसीलिए तो हम जो है हमारी मैथमेटिक्स इसे मदर ऑफ साइंसेस भी कहते हैं। तो वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लॉजिक ये है कि वो चीज़, वो बयानात जिसकी कोई दलील हो, उसका कोई मायने हो, और हम उसकी सच्चाई जांचें और उससे नई इन्फॉर्मेशन निकालें, ये लॉजिक है, मंतक है। इसका फाउंडर कौन था? तो फादर ऑफ लॉजिक है अरिस्टोटल, अरस्तु, उर्दू में अरस्तु। तो ये कुछ उन्होंने हिस्ट्री बुक पे हमें दी है। द हिस्ट्री ऑफ लॉजिक बिगेन विद अरिस्टोटल, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फॉर्मल लॉजिक। He developed a system of deductive reasoning known as syllogistic logic, which became the foundation of logic thought। और ये आगे मजीद आप खुद भी इसे देख सकते हैं। तो हमें इधर से याद रखना, फादर ऑफ लॉजिक है जी अरस्तु। आगे चलते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मेन चीज़ें हम स्टडी करेंगे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है मैथमेटिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कंप्यूटर साइंस में। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कवर करके जाएं। आगे जी इंडक्टिव रीजनिंग, इस्तकड़ाई, इस्तदलाल यानी दलील। ठीक है, अब इंडक्टिव क्या होती है? अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन से कोई रिजल्ट कंक्लूड कर लें। ठीक है, जैसे बुक पे उसने एग्जांपल दी है कि अगर एक शख्स पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है, ठीक है, वो देखते उसे एलर्जी हो जाती है, फिर वो लगवाता है, फिर उसे एलर्जी हो जाती है, 2-3 दफ़ा ऐसा वो प्रोसेस करता है तो उसे एलर्जी हो जाती है। तो वो एक उसके पास एक रीज़न आ जाएगी कि जब भी वो पेंसिलिन इंजेक्शन लगवाएगा उसे एलर्जी हो जाएगी। ये हमने ऑब्जर्व किया और उससे हमने क्या किया, एक कंक्लूजन ड्रा कर लिया। तो इसे कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ड्राइंग अ जर्नल कंक्लूजन फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल। जब खास मुशाहिदा से अमूमी नतीजा निकाला जाए तो उसे कहते हैं इस्तकराई, इस्तदलाल या इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, उर्दू में भी साथ साथ है, उर्दू वाले स्टूडेंट भी देखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नॉलेज है, नॉलेज के तौर पर। इसकी एग्जाम्पल बुक से ही हम देख लेते हैं। We generally use logic in our daily life while engaging in mathematics. For example, we often draw journal conclusion from a limited number of observations or experiences. A person gets a penicillin injection once or twice and experiences a reaction soon afterward. He journalized that he is allergic to penicillin. ठीक है, यानी वो कह रहा है कि एक शख्स सही एग्जाम्पल है, वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है, एक दफ़ा 2 दफ़ा उसे एलर्जी हो जाती है, तो वो उससे नतीजा निकालेगा कि जब भी वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाएगा उसे एलर्जी हो जाएगी। तो इसे कहते हैं इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग। आगे डिडक्टिव रीजनिंग, इस्तखराजी इस्तदलाल। डिडक्टिव रीजनिंग ये होता है कि पहले से वो नॉलेज है, उससे हम कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। तो ड्राइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जर्नल रूल्स और फैक्ट्स, एक डेफिनेशन। दूसरी, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। इन मुकदमात से नतीजा अखज़ करना जो सच माने जाते हैं, इस्तखराज कहते हैं। जैसे ग्रेविटी, तो ये पहले से मौजूद है, उससे हम कोई चीज़ अखज़ करेंगे, वो डिडक्टिव रीजनिंग होगी।
The way of reasoning, drawing conclusion from premises believed to be true is called deduction. One usual example of deduction is, ये इसकी एग्जाम्पल है, all men are mortal. तमाम जो इंसान है वो फानी है. We are men, हम भी इंसान है. Therefore we are also mortal. इसलिए हम भी फानी. ये पहले से हमारे पास नॉलेज है ना कि जितने जानदार है, जितनी चीजें हैं वो फानी है. तो वो कह रहा है कि all men are mortal, we are men. तमाम इंसान फानी है, हम भी आदमी है. ठीक है. Therefore we are also mortal, तो लिहाजा हम भी फानी है. तो पहले से हमारे पास नॉलेज था, उससे हमने रिजल्ट निकाला. तो इसे कहते हैं डिडक्शन. तो ये उसकी डेफिनेशन. आगे मूव करते हैं हम. अच्छा जी, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटमेंट, बयान. स्टेटमेंट है क्या? A sentence or mathematical expression which may be true or false but not both is called a statement. एक जुमला या रियाजियाती इबारत जो दुरुस्त या गलत हो सकती मगर दोनों नहीं हो सकते को बयान कहा जाता है. यानी हम कोई बात कह रहे हैं, या तो वो ठीक होगी या गलत होगी, तो ये स्टेटमेंट है. वो एट अ टाइम ये नहीं होगा कि ठीक भी हो गलत भी हो, वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट की डेफिनेशन है. बुक से आप देखते हैं, थोड़ा सा इसे रीड करते हैं. ये इसकी डेफिनेशन, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. This is correct so far as mathematics and other sciences are concerned. For instance, the statement A is equal to B. A B के बराबर है. Can be either true or false. या तो वो बराबर होंगे दोनों या नहीं होंगे. ठीक है. पता नहीं वाली तो कोई चीज़ ही नहीं ना होगी. या ट्रू होगा या फॉल्स होगा. एट अ टाइम बोथ नहीं होंगे. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट है. आगे कह रहा है सिमिलरली यानी फिजिकल और केमिकल थ्योरी कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स. कोई भी थ्योरी या तो वो ठीक होगी या गलत होगी. लेकिन however, in statistical or social sciences, it is sometimes impossible to divide all statements into two mutually exclusive classes. Some statement may be, for instance, undecided. लेकिन वो कह रहा है स्टैट या सोशल साइंसेज में, जैसे इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल साइंस आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, फिर सोशियोलॉजी आ गई. ये मुख्तलिफ जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ स्टैट में स्टेटमेंट हो सकती है कि वो अनडिसाइडेड हो, ना ट्रू हो ना फॉल्स, अभी अनडिसाइडेड. स्टैट में आगे हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 और 13. ठीक है. चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और 13 प्रोबेबिलिटी इसी क्लास के. तो उसमें हम देखेंगे. और अगर मजीद जो स्टूडेंट आगे स्टैट्स पढ़ेंगे वो देखेंगे कि हम हाइपोथेसिस से ही वो निकाल रहे होते हैं, तो एट अ टाइम उसे ट्रू या फॉल्स नहीं कह रहे होते. ठीक है. तो कुछ ऐसे भी आ जाएंगे. लेकिन मैथ में वी कैन थिंक ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. हम मैथ की पढ़ रहे हैं. अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज आइदर एक्यूरेट और इनएक्यूरेट. या तो वो ठीक होगा या गलत होगा. आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, एक तो देख लेते हैं. फॉर अ नॉन जीरो रियल नंबर एक्स एंड इंटीजर एम एंड एन वी हैव एक्स की पावर एम, एक्स की पावर एन. बेसिस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती हैं. तो ये स्टेटमेंट ठीक है ना. नॉन जीरो रियल नंबर अगर कोई भी हो और उनकी पावर्स हो इंटीजर, तो वो ऐड हो जाएंगी. फिर द सम ऑफ मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमू 180 होता है. तो ठीक है. फिर आगे ये ट्रू के थे सारे. फिर फॉल्स के हैं. 3 + 4 इज इक्वल टू 8. ये तो फॉल्स है, कभी भी ऐसा नहीं होगा. 7 और 8 बराबर तो नहीं ना होंगे. इंटीजर सब सेट हो होल नंबर का. इंटीजर तो बड़ा सेट है होल नंबर से, तो ये भी फॉल्स है. तो ये मुख्तलिफ उसने हम एग्जाम्पल से समझाया कि स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. दोनों नहीं हो सकती एक ही टाइम में ना. यानी ट्रू और फॉल्स इकट्ठी नहीं हो सकती, एक ही होगी, या ट्रू या फॉल्स. लॉजिकल ऑपरेटर अगला टॉपिक है हमारा. लॉजिकल ऑपरेटर मंतकी अमल का. यानी हम स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए कुछ ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, कुछ एक्सप्रेशन लगाएंगे ताकि वो प्रूव हो, ट्रू हो या फॉल्स हो. तो वो जो हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ऑपरेटर कहते हैं कि हम नतीजा क्या अखज़ कर रहे हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर द लेटर P एंड Q विल यूज टू डोनेट द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे P और Q जो है. अब ब्रीफ लिस्ट ऑफ द सिंबल विच विल बी यूज, ये उसने हमें लिस्ट दे दी. इधर से हम देखते हैं सिंबल. ठीक है. हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाएगा अलामत को. सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, अलामती जुमले. हाउ टू बी रीड, और उस अलामती जुमले को कैसे पढ़ेंगे. तो ये पहला सिंबल है, जैसे मद की तरह का सिंबल है. उर्दू में हम मद इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसे कहते हैं नॉट. ठीक है.
यानी उल्ट, जो भी हम स्टेटमेंट लेंगे उसका उल्ट कर देगा इसे। अगर ट्रू ले रहे हैं तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स ले रहे हैं यानी सही कह रहे हैं तो गलत हो जाएगी, गलत कह रहे हैं तो सही, ये उसके लिए इस्तेमाल होगा। नहीं, इसे हम नॉट पी, और इसे रीड ऐसे करेंगे नॉट पी या निगेशन ऑफ पी, ये उर्दू में भी हमने लिखे हैं, पी नहीं है पी की नफी, तो ये निगेशन भी, हम इस सिंबल को निगेशन भी कहेंगे। ये एंड का सिंबल है। ये हमने अक्सर जब सेट की डेफिनेशन लिखी है या रैशनल नंबर की पी एंड क्यू लिखते हैं तो ये एंड और पी एंड क्यू, पी ये सिंबल और क्यू इसे पढ़ेंगे पी एंड क्यू, पी और क्यू। ये जो वी की तरह का सिंबल है इसे और कहते हैं, या पी और क्यू, यानी पी ये सिंबल और क्यू, पी और क्यू इसे रीड करेंगे। ये एरो आ गया, इसे कहते हैं इफ देन इम्प्लाइज, अगर तब या मतलब इसे कहते हैं। तो पी ये एरो क्यू इसे पढ़ेंगे इफ पी देन क्यू, या पी इम्प्लाइज क्यू, पी का मतलब है क्यू। और ये जो ऑपरेटर है लास्ट 5 ही ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, ये वाला, ठीक है, दोनों तरफ एरो हेड आ गया। इज इक्विवेलेंट टू या इफ एंड ओनली इफ, दोनों नाम लिख दे। के बराबर है सिर्फ और सिर्फ, तो पी ये डबल एरो हेड क्यू, इसका मतलब पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ठीक है। पी बराबर है क्यू के, पी सिर्फ और सिर्फ क्यू, ठीक है। तो ये हमने याद रखने, ये नेगेशन का सिंबल है, ये एंड का, और का, इम्प्लाइज का, और इफ एंड ओनली इफ का, ठीक। आगे मजीद इसे हम डिस्कस करते हैं। ये हमने ज्यादा तो नहीं किया, थोड़े थोड़े में इसे कवर करने की कोशिश की है ताकि आसानी हो। नेगेशन नफी, ठीक है, ये बुक पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है काफी। तो रिवर्स द वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट सच दैट पी इज ट्रू, नेगेशन पी इज फॉल्स। ये क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट है, जो भी बयान है, उसकी सच्चाई को उल्टे देगा, यानी अगर वो सच है तो उसे झूठ कह देगा, झूठ है तो उसे सच कह देगा। उसके बाद कंजक्शन, कंजक्शन एंड वाला जो है इसे कंजक्शन भी कहते हैं। ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, ये तब सच होगा जब दोनों जो दोनों स्टेटमेंट है वो सच होंगी। सिर्फ तब सच जब पी और क्यू दोनों सच होंगे, ठीक है। तो आप इतनी याद रख लेंगे वो बेहतर है, बजाय इतना एक्सप्लेन करने के। डिसजंक्शन, और वाला जो फंक्शन है उसे डिसजंक्शन भी कहते हैं, और वाले ऑपरेटर को। ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ पी और क्यू इज ट्रू, अगर पी और क्यू में कम से कम एक भी ट्रू हो गया, या पी हो जाए या क्यू, एक भी दोनों में से ट्रू हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सच जब कम से कम एक बयान सच हो। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल इंतबात या मशरूत, फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, ये तब भी गलत फॉल्स होगा, झूठ होगा, जब पी ट्रू और क्यू फॉल्स हो, यानी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो रही है और पहली वाली ट्रू हो रही हो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ तब झूठ जब पी सच और क्यू झूठ है। बाई कंडीशनल, दो शर्ती। ट्रू व्हेन पी एंड क्यू हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू, जब पी और क्यू की जो वैल्यूज हैं, ट्रुथ वैल्यू, आगे देखते हैं ट्रुथ टेबल क्या होता है। जब पी और क्यू की जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों एक जैसी होनी है, दोनों सही हों या दोनों गलत हों, तो ये तब क्या होगा, ट्रू होगा, सच्चा होगा, ठीक है। या दोनों, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पर्सन है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, तो ठीक है, दोनों ही बोल रहे हैं, ट्रू हो गया। दोनों सच बोल रहे हैं, एक ही चीज़ को दोनों सच बयान कर रहे हैं, तो ट्रू हो जाएगा। अगर एक सच एक झूठ बोल रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये बाई कंडीशनल, तो ये इनकी बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, ठीक है। आप बुक से भी इसे रीड आउट कर लें, ठीक है। और ये बुक वाली ही चीज़ें हैं तकरीबन सारी। अच्छा, बस इधर से एक चीज़ बुक से देख लें। पी इज कॉल्ड एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस एंड क्यू इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन, यानी पी को पहली रकम और क्यू को दूसरी रकम कहते हैं, ठीक। और हाइपोथेसिस और कंक्लूजन भी कह सकते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। आगे है जी ट्रुथ टेबल, अ टेबल दैट शो द ट्रुथ वैल्यू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो टेबल जो सच्चाई के तमाम मुमकिन इकदार को जाहिर करता है, यानी कोई भी ट्रू या फॉल्स को जो जाहिर कर रहा होता है, ट्रुथ टेबल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक टेबल बना है, ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है, लेकिन ये नेगेशन का है। ये इधर उसकी डेफिनेशन बुक से, वेयर द ट्रू वैल्यू इज डिनोटेड बाय टी एंड फॉल्स वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ, तो ट्रू और फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। आगे ये नेगेशन, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ वाला, ये सारे देखते हैं। यानी नेगेशन का हो गया कंजक्शन, डिसजंक्शन, और उसके बाद हमारे पास कंडीशनल और बाई कंडीशनल। तो इनकी ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, तो ये देखें पी क्यू,
जब भी हमने ट्रूथ टेबल बनाना है, जब दो वैल्यूज आ जाए टेबल की, तो जो पहली स्टेटमेंट होंगी उसमें दोनों ट्रू और फिर दोनों फॉल्स, यहाँ पहले आप दोनों फॉल्स रख लें फिर ट्रू रख लें, यानी दो दो का हमने पेयर बनाना है पहली स्टेटमेंट में। और दूसरी स्टेटमेंट में एक ट्रू, यानी ये ट्रू से शुरू किया ना तो इसका भी पहला ट्रू होगा, अगला फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अगर ये तीन तीन की आ जाए जो नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे पी क्यू और आर आ जाता है हमारे पास, तीन वैल्यूज आ जाती हैं, स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट आ जाती हैं, तो पी में पहले चार ट्रू होंगे, अगले चार फॉल्स, क्यू में दो ट्रू दो फॉल्स, ये चलता जाएगा ना। फिर जो आर होगी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो इस तरह हमने बनाना, पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू से शुरू किया ये भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स से शुरू हो रहा है तो ये भी फॉल्स से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, ये ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं, पी एंड क्यू, ये वैल्यू लिख ली, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन पी यानी पी का उल्ट, तो पी क्या था हमारे पास, ट्रू था ना, तो ये इसे क्या बना देगा, फॉल्स। ट्रू था, ये इसे क्या बना देगा, फॉल्स। फॉल्स द नेगेशन इसे क्या कर देगा, ट्रू। फॉल्स द नेगेशन इसे कर देगा ट्रू। अब पी एंड क्यू, अगर डेफिनेशन हमें याद हो तो कंजक्शन ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये हमें ट्रू आंसर देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। तो ट्रू 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 ट्रू, पहले पी और क्यू का देखना, नेगेशन को नहीं देखना। ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि उसने कहा दोनों ट्रू होंगे तो ये आंसर देगा। फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसे हम अक्सर ये भी कहते हैं स्टूडेंट को कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, इसे हम 1 1 0 0 कह दें, तो 1 0 1 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट के तौर पे भी ये आता है कि 1 1 द 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए। अब उसके बाद P और Q डिसजंक्शन, ठीक है, इसमें उसने कहा था ट्रू व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ P और Q इज ट्रू, अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। तो P और Q को हमने देखना है ना, तो ट्रू 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 होगा मेरे पास, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू है ना तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, एक ट्रू आ गया तो ये ट्रू होगा। फॉल्स 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 होगा। तो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए स्टूडेंट्स को हम कहते थे कि इसे सम वाला कर लो, यानी अगर 0 1 की फॉर्म में हो तो सम 1 1 1। ठीक है, वैसे 1 + 1 2 होता है, उसके वो फैक्टर हम बनाते थे। ठीक है, और उसे फिर हम सॉल्व करते थे, तो 1 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0। ठीक है, P एंड Q कंडीशनल आ गया। ठीक है, इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, तो इम्प्लाइज में हमने कहा था फॉल्स ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, यानी दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो और पहली ट्रू हो तो फिर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ट्रू 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 फॉल्स, अब देखें पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, क्योंकि पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्योंकि उसकी शर्त है कि पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो। तो ये हो गया इम्प्लाइज का या कंडीशनल का। आगे जी, P इफ एंड ओनली इफ Q, यानी बाई कंडीशनल आ गया हमारे पास, इफ एंड ओनली इफ वाली। तो ये ट्रू व्हेन P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, अगर दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी तो ट्रू होगा, अगर दोनों की वैल्यू मुख्तलिफ होगी तो फॉल्स होगा। तो ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों की वैल्यू एक जैसी है ना। ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू मुख्तलिफ है। फॉल्स ट्रू फॉल्स, मुख्तलिफ वैल्यू। फॉल्स फॉल्स, दोनों की वैल्यू एक जैसी है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये हमारे पास इन पांचों हमारे जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं उसकी मदद से हमने एक ट्रूथ टेबल बना लिया। आगे मूव करते हैं कुछ कंडीशंस। अगर हम P और Q ले रहे हैं दो स्टेटमेंट, उसे उल्ट, उसकी इम्प्लाइज को उल्ट कर दें, यानी कंडीशन को चेंज कर दें, Q इम्प्लाइज P कर दें, P की जगह P इम्प्लाइज Q की जगह उल्ट कर दें, Q इम्प्लाइज P इज कॉल्ड कन्वर्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो ये P इम्प्लाइज Q का उल्ट हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P। उसकी कंडीशन हमने उल्ट कर दी ना, क्योंकि अगर ये पहली स्टेटमेंट हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, तो फिर ये पहली ये दूसरी, ये वाला हिस्सा फॉल्स होगा Q इम्प्लाइज P में। जैसे कहते हैं कन्वर्स। उसके बाद अगर हमारे पास यही कंडीशन है P इम्प्लाइज Q, दोनों तरफ नेगेशन ले लें तो इसे कहते हैं इनवर्स माकूस।
तो negation P implies negation Q is called the inverse of P implies Q। तो इसे P implies Q का माकूस कहते हैं, negation P implies negation Q को। और अगर हम P implies Q में उल्ट भी कर दें और negation भी ले लें, यानी Q implies P with negation, ठीक है, या negation Q implies negation P से कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, जिद मुस्बत। तो ये तीन चीजें हैं, ये आगे एक्सरसाइज में भी आएंगी, उधर देखेंगे इन्हें मजीद। आगे मूव करते हैं, अगला टॉपिक है मैथमेटिकल प्रूफ, रियाजियाती सबूत। तो डेफिनेशन देखते हैं। इन मैथमेटिक्स प्रूफ प्रोवाइड द एविडेंस दैट अ स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन। रियाजी में सबूत किसी बयान की दुरुस्तगी की तस्दीक फराहम करते हैं जो एक मंतकी तरतीब के जरिए हतमी नतीजे तक पहुँचते हैं। यानी कोई भी स्टेटमेंट है ना, तो वो कैसे करेक्ट हुई है, वो कैसे ट्रू हुई है, क्या स्टेप्स थे और फाइनल कंक्लूजन क्या निकला उसका, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी तो वो प्रूव होगी, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल प्रूफ की डेफिनेशन कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका एविडेंस प्रोवाइड करो कि ये जो चीज़ हम कह रहे हैं क्या ये दुरुस्त भी है कि नहीं, फिर उसका सीक्वेंस क्या, स्टेप बाय स्टेप ही उसे प्रूव करेंगे ना, और एंड पे रिजल्ट क्या निकलता है, जिसे मैथमेटिकल प्रूफ कहते हैं। एक उसने एग्जांपल दी है कि एक स्टूडेंट है जो 9th क्लास का है, वो एक दिन घर लेट आता है ड्यू टू ट्रैफिक इन अ सिटी। हिज फादर हूएवर सस्पेक्टेड दैट फयाज हैड नॉट गो टू स्कूल। उसके वाला साहब को लगता है कि वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, तो वो उससे पूछता है कि बेटा कि आप स्कूल गए, टेल मी द ट्रुथ, डिड यू गो टू स्कूल टुडे। तो आगे से स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है यस आई डिड, कि मैं गया था। लेकिन उसके जो फादर है वो अभी भी डाउटफुल है, और आगे से पूछते हैं बट प्रूफ डू यू हैव दैट यू अटेंड स्कूल, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि स्कूल अटेंड किया तूने कि नहीं। फयाज से दैट माई क्लासमेट अहमद वेंट टू स्कूल विद मी एंड कुड कंफर्म विद हिम। कहता मेरा दोस्त भी गया, आप उससे पूछ लें, लेकिन अभी भी उसका जो फादर है वो मुतमईन नहीं है। नो हाउ विल ही प्रूव हिज फादर क्लेम दैट ही वेंट टू स्कूल और नॉट। फिर अब वो क्या एविडेंस पेश करे ताकि उसके जो फादर हैं वो मुतमईन हो सके। फयाज वुड नीड टू प्रेजेंट सम एविडेंस लाइक हिज अटेंडेंस फॉर दैट डे विच वाज रिकॉर्डेड इन द स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द स्कूल टू प्रूव दैट ही वाज इंडीड प्रेजेंट दैट डे। तो वो ये एविडेंस पेश करेगा तो फिर वो प्रूव होगा। तो इसी तरह मैथ में भी है कि कोई भी आपने चीज़ कहनी, कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, उसके लिए एविडेंस पेश करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ठीक है, फिर क्या स्टेप्स हैं और फाइनल कंक्लूजन क्या निकले, से कहते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। थ्योरम। अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड, ये प्रूफ है, ये प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट। तो थ्योरम क्या होता है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक बयान है जो प्रूव्ड हो चुका है प्रीवियसली नॉलेज से, जो हकाइक थे प्रीवियस उससे जो प्रूव्ड हो चुका है उसे थ्योरम कहते हैं। मसला एक रियाजियाती बयान है जिसे साबका मालूम कुर्दा हकाइक की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो, तो वो थ्योरम हमारे पास बन जाता है। ठीक है, ये थ्योरम की डेफिनेशन है। थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट। फॉर एग्जांपल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेट्रल इज 360 डिग्री। ठीक है, चकोर के जो अंदरूनी जावी होते हैं उसका मजमूआ 307, ये थ्योरम है। फिर हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है जो प्रूव है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अर्थमेटिक का फंडामेंटल एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर अप टू ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। ये मुख्तलिफ उसने एग्जाम्पल दी है। फिर उसमें कंजक्टर आएगा, आगे उसे देखते हैं। Conjecture, Qiyas. A conjecture is a mathematical statement or hypothesis that is believed to be true based on observation but has not yet been proved. Observation से वो true है, observe किया है, ठीक है। जैसे न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ था, ठीक है, वो हमने 9th क्लास में देखा था कि वो एक सेब गिरता है तो वो उधर से ऑब्जर्व करता है कि कोई तो फोर्स है जो दूसरी जिस्म को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कंजक्टर है, ये कियास है, लेकिन वो प्रूव्ड नहीं था हमारे पास, ठीक है। जो हाइपोथेसिस की बेस पे ट्रू हो लेकिन प्रूव्ड ना हुआ हो, एक सिर्फ मुशाहिदा हो, एक्सपेरिमेंट ना हो, उसे कंजक्टर कहते हैं। कियास एक रियाजियाती बयान या मफरूज़ा होता है जो मुशाहिदात की बुनियाद पर दुरुस्त माना जाता है लेकिन अभी तक इसका सबूत फ्राहम नहीं किया गया, ठीक है। यानी सिर्फ मुशाहिदात की बुनियाद पर दुरुस्त है, प्रूव्ड उस नहीं हुई अभी वो चीज़।
In mathematics, conjecture often serve as hypothesis, and if a conjecture is proven to be true, it become a theorem. पहले मुशाहिदा होता है, अगर वो एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हो जाए तो वो एक थ्योरम बन जाता है, ठीक है. Conversely, if the evidence is found that this proves it, the conjecture is shown to be false. अगर वो यानी जो हमने ऑब्जर्व करके कहा है कि ये होगा, लेकिन फिर उसे प्रूव करते हैं लेकिन वो प्रूव नहीं होता, हमारे पास प्रूव नहीं होता, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये जो कंजक्टर है ये फॉल्स है, तो उसका जो हाइपोथेसिस है वो भी गलत हो जाएगा. इसके बरक्स अगर ऐसा सबूत मिल जाए जो इसे गलत साबित करे तो ये क्या गलत साबित हो जाएगा. कंजक्टर इज अ वैलिड मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स. क्या से एक मोतबर रियाजियाती बयान है क्योंकि यहाँ तो दुरुस्त होता है, यहाँ गलत. अगर ये दुरुस्त हो गया तो ये थ्योरम बन जाएगा, और अगर ये गलत हो गया तो ये खत्म हो जाएगा. लेकिन ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम अगर ट्रू कहें किसी स्टेटमेंट को तो वो कंजक्टर ही रहेगी जब तक वो प्रूव नहीं होती. जब वो प्रूव होगी यहाँ वो थ्योरम बन जाएगी, यहाँ वो खत्म हो जाएगी. आगे मूव करते हैं. एग्जाम असूल मुतारफा. An axiom is a mathematical statement that we believe to be true without any evidence or requiring any proof. एक असूल मुतारफा एक रियाजियाती बयान है जिसे हम बगैर किसी सबूत या दलील के दुरुस्त मानते हैं कि ये ठीक ही है. जैसे दो पॉइंट्स के दरमियान हम एक ही लाइन खींच सकते हैं, इसके लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं, तो इसे हम एग्जाम कहेंगे, असूल मुतारफा. तो ये एग्जाम की डेफिनेशन. आगे थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफिनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास. एक नुक्ते से बहुत सी लाइनें गुजर सकती हैं. अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट. दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही लाइन स्ट्रेट गुजरेगी. तो ये एग्जाम्स हैं सारे हमारे पास. आगे है डिडक्टिव प्रूफ्स. Deductive reasoning is a way of drawing conclusion from premises believed to be true. If the premises are true, then the conclusion must also be true. ये deductive reasoning हम पीछे भी देख के आए थे, जो हम previously knowledge की बेस पे कह रहे होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, या एक एग्जाम्पल हमने देखी थी कि all men are mortal. तमाम इंसान आदमी फ़ानी है. We are men, हम आदमी हैं. वी आर आल्सो मॉर्टल, तो हम भी फानी है. तो इसका मतलब ये नॉलेज था हमारे पास, उससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, जिसे कहते हैं डिडक्टिव प्रूफ या डिडक्टिव रीजनिंग. आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 8 की तरफ. एक्सरसाइज 8 एमसीक्यूज. तो ये पीछे हमने एक्सप्लेनेशन सारी पढ़ी है, ठीक है. तो उसी की हेल्प से हम इन्हें एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा, बहुत नॉलेज है उसमें, और कुछ चीज़ें कुछ एग्जाम्पल तो हमने स्किप भी की हैं, ठीक है. वो क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी, आप खुद ज़रूर एक दफ़ा एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कीजिएगा. फर्स्ट एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग ये होता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ ऑब्जर्वेशन से कोई कंक्लूड कर लेते हैं, कोई रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर, जैसे एग्जाम्पल थी कि एक शख्स पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाता है उसे एलर्जी हो जाती है, 2-3 दफ़ा वो देखता उसे एलर्जी हो जाती है, तो वो एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा कि जब भी वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगवाएगा तो उसे एलर्जी हो जाएगी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग based on repeated experiment if and only if statement is proven by a theorem based on general principle. तो based on repeated experiment, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, जो बार बार रिपीट करके वो ड्रॉ कंक्लूजन करेगा. सेकेंड एमसीक्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग. हमारे पास पहले नॉलेज था, उससे हम कंक्लूजन कर रहे हैं, उसे डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं. तो ए इसका है. जर्नल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं. बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, वो तो इंडक्टिव रीजनिंग होता है. बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट आर एक्यूरेट. ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट. तो ये है, हमारे पास पहले वो नॉलेज था, उससे हमने ड्रॉ किया है कंक्लूजन को. तो डी वाला एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इसमें से कौन सी ट्रू होगी. दिस सेट ऑफ इंटीजर इज फिनाइट, यानी जो इंटीजर है वो गिने जा सकते हैं, लिमिटेड है. नहीं, ये ट्रू नहीं है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180, यानी चकोर के जो अंदरूनी जावी उनका मजमू 180, तो ये भी ट्रू नहीं है, वो होता है 360 होता है. और सेट ऑफ इंटीजर इनफिनाइट होता है. 22/7 डजंट बिलोंग टू इर्रेशनल नंबर.
ये 22/7 गैर नातिक से बिलोंग नहीं करता, तो ये ट्रू है क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म है तो वो रैशनल होगा, तो ये इरेशनल से तो बिलोंग ही नहीं करेगा। अगला भी देखते हैं, ऑल आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल, नहीं, तो ये सी वाला ये ट्रू है कि ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिपीट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग, वो कह रहा है कौन सी बेस्ट है, तो द स्टोव इज नॉट बर्निंग, नेगेशन उल्ट है, द स्टोव इज डिम, द स्टोव इज टर्न टू लो हीट, इट इज बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग। द स्टोव इज बर्निंग यानी चूल्हा जल रहा है, तो इसकी नेगेशन क्या होगी, द स्टोव इज नॉट बर्निंग, तो ए वाला करेक्ट होगा बाकियों से, तो फोर्थ वाले का आया ए ऑप्शन करेक्ट। द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन, यानी कि एंड ऑपरेटर है ना, एंड वाला लॉजिक ऑपरेटर है, तो एंड में था कि अगर दोनों ही हमारे पास ट्रू होंगी तो वो ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स हो जाएगा। बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स तभी ट्रू होगी, नहीं, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू जब दोनों ट्रू होंगी, तो बी वाला एमसीक्यू करेक्ट है इसका। 6 वाला एमसीक्यू, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन, कंडीशनल कब फॉल्स होगी, एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। हाँ, यही कंडीशनल की डेफिनेशन थी कि पहली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी तो वो फॉल्स होगी, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, करेक्ट ऑप्शन है ए। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, कॉन्ट्रापोजिटिव में उल्ट भी होगी कंडीशन, ठीक है, और नेगेशन भी आएगा, तो इसका होगा सी वाला, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, ये है कॉन्ट्रापोजिटिव, ये पीछे एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था। 8 वाला एमसीक्यूज, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, ये कंजक्टर है, ये कंजक्टर जब हमने टॉपिक देखा था उसमें था, ये हमने पढ़ा तो नहीं था लेकिन ये है, ये कंजक्टर की डेफिनेशन, कंजक्टर वो चीज़ होती है जो ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम ट्रू कह रहे होते हैं लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुई होती, ठीक है, प्रूव हो गई यहाँ वो थ्योरम बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगी, तो ये कंजक्टर में था एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 से बड़ा कोई भी इंटीजर होगा इवन वो 2 प्राइम नंबर का मजमुआ होगा, तो ये होगा हमारे पास कंजक्टर बी वाला। 9th वाला एमसीक्यूज, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान एक ही लाइन गुजरेगी स्ट्रेट, तो ये था, ये हमने यूक्लिड एग्जाइन, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट, तो ये एग्जाइन सी वाला। द स्टेटमेंट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये तो प्रूव हो गई है ना चीज कि जो मुसल्लस होती है इसके अंदरूनी ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है, तो ये थ्योरम होगा, बी वाला एमसीक्यू करेक्ट होगा। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स, कन्वर्स भी हमने लेना है, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो इन जो कंडीशनल का हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लेना है, तो एक दफा फिर देख लेते हैं। कन्वर्स कब होगा, P इम्प्लाइज Q है ना, उसका Q इम्प्लाइज P कर दो, उल्ट कर दो, तो इनवर्स है, अगर P इम्प्लाइज Q है तो हम क्या कर देंगे, नेगेशन ले लेंगे, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, इसे उर्दू में मकूस कहते हैं। कॉन्ट्रापोजिटिव P इम्प्लाइज Q का होगा कि उल्ट भी करेंगे और नेगेशन भी लेंगे, ठीक है, तो इसे जिद मुस्बत कहते हैं। कन्वर्स क्या है, सिर्फ उल्ट करना है, इनवर्स क्या है, कुछ नहीं करना, नेगेशन ले लेनी है, और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या, उल्ट भी करना, नेगेशन भी लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स, दर्ज झील मशरूत के उल्ट मकूस और जिद मुस्बत लिखिए, तो उसने ये दिया हमें कंडीशन, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, इसको हम चेंज करेंगे, ये है अब हमारे पास कंडीशनल, ठीक है, इस कंडीशनल को मद्देनजर रखते हुए इसका कन्वर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव निकालेंगे, तो P इम्प्लाइज Q है, तो P में पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फॉल्स, ये हमने आगे डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन में कि अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसके 2 ट्रू 2 फॉल्स, और सेकंड स्टेटमेंट का ट्रू फॉल्स, और अगर दोनों ट्रू ले रहे फिर दोनों फॉल्स, या पहले ऊपर फॉल्स भी आ सकते हैं, दोनों फॉल्स होंगे नीचे दोनों ट्रू होंगे, और अगर ये ट्रू है तो इधर भी पहले ट्रू से शुरू होगा, फिर अगला फॉल्स होगा, फिर ट्रू होगा, फिर फॉल्स, और अगर हम इधर फॉल्स से शुरू करें तो ये फॉल्स ही होगा, पहला फॉल्स ट्रू, तो ये बस मद्देनजर रखिएगा चीज़, ठीक है, तो हम पहले दोनों ट्रू अगले दोनों फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स। अब वो कह रहा है कंडीशन को देखें तो नेगेशन P भी हमें चाहिए,
फिर इम्प्लाइज क्यू निकालना हमने। लेकिन अगर हम कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव को देखें तो हमें नेगेशन तो दोनों की चाहिए ना, पी की भी चाहिए, क्यू की भी, किसी ना कहीं पे यूज होगी। तो हम नेगेशन पी लेते हैं पहले। तो पी का नेगेशन कर लो, ट्रू का उल्ट फॉल्स, ट्रू का उल्ट फॉल्स, या पी के मैं ले रहा हूँ, फॉल्स का उल्ट ट्रू, फॉल्स का उल्ट ट्रू। अब क्यू का नेगेशन होगा तो ट्रू का उल्ट फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ये हमें उसने कंडीशन दी है। तो कंडीशन नेगेशन पी इंप्लाइज क्यू है, नेगेशन क्यू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये नेगेशन पी है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये हमारे पास सेकंड है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड। तो पहली ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा। तो फॉल्स ट्रू, ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, तो ये होगा फॉल्स। कन्वर्स, गिवन कंडीशन का उल्ट, यानी क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी हो जाएगा। तो अब क्यू पहली है और नेगेशन पी दूसरी टर्म में, तो पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, पहली ट्रू होनी चाहिए और दूसरी फॉल्स। इनवर्स, यानी इसका इनवर्स, इनवर्स क्या था कि जो वही रहेगा लेकिन नेगेशन आ जाएगा। तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो गया, नहीं तो नेगेशन तो ये खत्म हो जाएगा और ये नेगेशन क्यू बन जाएगा। तो P इंप्लाइज नेगेशन क्यू, यानी P इंप्लाइज कर रहा है नेगेशन क्यू को, ये दो। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। तो ये इनवर्स हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव था कि उल्ट भी होगा और नेगेशन भी आएगी, यानी क्यू इधर पी इधर, दोनों के साथ नेगेशन। तो नेगेशन क्यू इंप्लाइज खाली पी, नेगेशन पी नहीं, नेगेशन के अलावा सादा पी। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिद मुस्बत, नेगेशन क्यू इंप्लाइज पी, यानी ये पहली है और ये दूसरी। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। सेकंड पार्ट, क्यू इंप्लाइज पी, ये कंडीशन उसने हमें दी है, कंडीशनल ये है, क्यू इंप्लाइज पी। तो पहले वही पी और क्यू लिखते हैं। तो पहले दो ट्रू, फिर अगले दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इनका नेगेशन ले लेते हैं पी का, तो ये हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और क्यू का लेंगे तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्यू इंप्लाइज पी, अब क्यू जो है वो पहली रकम है, पी दूसरी है, तो पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब कन्वर्स, कन्वर्स क्या था, पी इधर चला जाएगा क्यू इधर आ जाएगा, तो पी इंप्लाइज क्यू हो जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब इनवर्स, इनवर्स में क्या था कि जो गिवन है वही रहेंगे लेकिन नेगेशन आ जाएगा। नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, यानी नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। तो ये पहली ये दूसरी, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये चेंज भी होगी कंडीशन और नेगेशन भी आएगा। तो नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन है क्यू, तो ये नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। तो सबसे पहले हम पी क्यू लिख लेते हैं, ये दोनों ट्रू पी के, अगले दोनों फॉल्स, और इसी तरह क्यू का पहला ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इनकी नेगेशन निकालते हैं पी की, तो दोनों फॉल्स फिर दोनों ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब कंडीशनल क्या, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन है क्यू, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, तो ये पहली है दूसरी, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू,
फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तो फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब कन्वर्स निकालना उल्ट, नेगेशन क्यू पहले आ जाएगा, नेगेशन पी बाद में आएगा, तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स तो फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। अब इनवर्स, इनवर्स में क्या होगा, जो गिवन है उसके नेगेशन आ जाएगा, तो ये नेगेशन में गिवन थी, नेगेशन नेगेशन खत्म हो जाएगा, तो पी इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा, तो पी इम्प्लाइज क्यू, ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, चेंज भी होगा और नेगेशन भी आएगा, यानी क्यू इधर चला जाएगा, पी इधर आ जाएगा, नेगेशन नेगेशन खत्म हो जाएगा, तो क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो पहले पी क्यू लिख लेते हैं हम, पी के पहले दोनों ट्रू और अगले दोनों फॉल्स, क्यू का ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इनकी हम नेगेशन लेते हैं, नेगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नेगेशन क्यू क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी है ना, ये कंडीशनल है, अब पहले नेगेशन क्यू फिर पी, ये फर्स्ट है ये सेकंड, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। इनवर्स क्यू इम्प्लाइज पी, क्योंकि नेगेशन आते हैं ना, सिर्फ नेगेशन नेगेशन तो खत्म हो जाएगा, तो क्यू इम्प्लाइज पी, तो ये पहली क्यू हो जाएगी और पी दूसरी स्टेटमेंट हो जाएगी, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दोनों की पोजीशन भी चेंज होगी और दोनों के साथ नेगेशन भी आएगा, तो पी इम्प्लाइज की हो जाएगा, क्योंकि नेगेशन नेगेशन खत्म हो जाएगा, तो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, दर्ज झील का सजा के जदूल लिखें, तो टेबल लिखें। तो अब इसमें कोई कॉन्ट्रापोजिटिव इनवर्स और वो कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, कन्वर्स वगैरह, तो अब जो उसने दिया उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, नेगेशन पी और क्यू, डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन नेगेशन क्यू। तो अब हम बारी बारी लिखेंगे कि हमें चाहिए क्या क्या, उस हिसाब से हम अपना ये हमने इसका रिजल्ट इसकी ट्रूथ वैल्यू देनी है हमने। तो पहली दोनों पी में ट्रू और अगली दोनों फॉल्स, और क्यू में पहली ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। अब अगर इसको देखें तो हमें नेगेशन किसका चाहिए, सिर्फ क्यू का, पी का नहीं नेगेशन चाहिए, तो नेगेशन क्यू, ये ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स का ट्रू ट्रू का फॉल्स फॉल्स का ट्रू। फिर हमें और क्या चाहिए, पी और क्यू चाहिए ना, क्योंकि मैंने ये पूरी बना ली है, तो इसमें नेगेशन क्यू ले लिया हमने, पी और क्यू चाहिए, पी और क्यू। तो और डिसजंक्शन में क्या होता था कि एक भी ट्रू होगी तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब और क्या है इसका नेगेशन, यानी पी और क्यू का हमने नेगेशन लेना है, तो ये पी क्यू आ गया ना, इसका उल्ट कर दो, नेगेशन ले लो, तो ये हो जाएगा फॉल्स 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 ट्रू। अब ये जो चीज़ आई है, ये हमने ये चीज़ बना ली, ये इधर बना ली, अब इन दोनों का हमने क्या करना है, लॉजिकल ऑपरेटर और लेना है, यानी नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, इसका ये फर्स्ट है और ये सेकंड, इसका इसके साथ और लेना है, और ठीक है, नेगेशन पी और क्यू का और लेना है नेगेशन क्यू के साथ, तो फॉल ये भी फॉल्स, तो फॉल्स 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 फॉल्स, ये ट्रू ट्रू, ये दोनों फॉल्स, तो लिहाजा ये फॉल्स, ये दोनों ट्रू तो ट्रू, क्योंकि और में अगर एक भी ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगी, तो ये दोनों फॉल्स है ना, तो फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, नेगेशन ब्रैकेट नेगेशन क्यू और नेगेशन पी। तो पहले पी और क्यू लिखते हैं, पी है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू
फॉल्स। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो Q और P दोनों का नेगेशन लेना है, ठीक है। नेगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी ये ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। Q का नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब इन दोनों नेगेशनों का और ऑपरेट डिसजंक्शन लेना है। नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, यानी ये पहली और ये दूसरी, इन दोनों का लें जी। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि और में एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू होता है। अब ये जो है इसका नेगेशन इसका उल्ट कर देना है, इस सारे का उल्ट नेगेशन। तो फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, P और Q बाई कंडीशनल P एंड Q, यानी P और Q इफ एंड ओनली इफ P एंड Q। तो पहले P Q की वैल्यू लिखते हैं, दोनों ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, फिर Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P और Q हमने लेना है ना, P और Q, तो एक भी ट्रू हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। P एंड Q एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसकी बाई कंडीशनल लेनी, बाई कंडीशनल में ये था कि दोनों एक जैसे होंगे तो ट्रू होगा, ठीक है। अगर दोनों मुख्तलिफ है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो बाई कंडीशनल ट्रू, क्योंकि ये हमने आंसर निकालना है। ट्रू ये फॉल्स है, दोनों मुख्तलिफ है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का रिजल्ट आ गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ गिवन टू एग्जांपल। वो कह रहा है कि रियाजियाती बयान और उसके सबूत, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल प्रूफ में फ़र्क क्या है, और 2 एग्जांपल दें। और जब भी फ़र्क आ जाए तो लाइन लगा के लिखना है, एक तरफ एक और दूसरी तरफ दूसरा। तो पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये पीछे एक्सप्लेनेशन में हम देखा है, आप ज़रूर एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत है उसमें, ठीक है। और उसी से ये क्वेश्चन होंगे, तो पहले एक्सप्लेनेशन देखिएगा जो हमने एक्सरसाइज से पहले की है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। रियाजियाती बयान एक ऐसी इबारत है जो दुरुस्त या गलत हो सकती है मगर दोनों नहीं हो सकते। तो ये डेफिनेशन थी बेसिक इसकी। फिर मैथमेटिकल प्रूफ क्या था, ये कि अगर कोई चीज़ है, कोई स्टेटमेंट है, उसका एविडेंस क्या है कि वो करेक्ट है और उसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। तो मैथमेटिकल प्रूफ इज अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स that provide evidence a statement is correct and leads to a final conclusion। तो प्रूफ क्या होगा, रियाजियाती सबूत मराहल का एक मंतकी सिलसिला है जो इस बात का सबूत फ्राहम करता है कि एक बयान दुरुस्त है और हतमी नतीजे तक पहुंचाता है। तो ये प्रूफ है कि उसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, एविडेंस क्या हम पेश कर रहे हैं उसे प्रूव करने के लिए, और उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो ये दोनों की डेफिनेशन, स्टेटमेंट वो है जो एट ए टाइम या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। और प्रूफ क्या है कि स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट हो रही है कि नहीं, और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने कहा दो एग्जाम्पल्स दें। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट, द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज एन इवन इंटीजर। जो स्टेटमेंट है ना, दो ताक दाद का मजमूआ एक जुफ्त अदद होता है, और कोई भी दो ऑड नंबर आप प्लस करें तो हमेशा इवन ही आएगा, जैसे 3 और 5 8, 1 और 3 4, ठीक है। तो ये ट्रू है, स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है, ये एट ए टाइम ट्रू फॉल्स दोनों नहीं है, ये ट्रू है। जिस सेट ऑफ इंटीजर इज फिनाइट, वो कह रहा है जो इंटीजर है, ठीक है, सही दाद है, उसका सेट फिनाइट है, मुतनाही यानी गिना जा सकता है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स दोनों नहीं है, ये फॉल्स है, नहीं गिना जा सकता। इंटीजर इनफिनाइट है सेट जो इंटीजर का। और इसी तरह अब हम मैथमेटिकल प्रूफ की एग्जांपल देखते हैं। सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, दो इवन नंबर को अगर जमा करें जुफ्त दाद को तो उनका जो मजमूआ है वो भी जुफ्त होता है। तो ये उसने हमें एक स्टेटमेंट कह दी। अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे ना, यानी पहले के एविडेंस क्या है, उसके बाद करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, और फिर कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो ये मैंने कह दिया सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, ठीक है। तो हम अब दो इवन नंबर लेते हैं ना, लेट टू इवन नंबर्स, एक है 2m और दूसरा 2n। हमें पता है अगर 2 का कोई भी मल्टीपल हो वो इवन होता है, क्योंकि इवन नंबर भी होता है ना जो 2 पे डिवाइड हो जाए,
या 2 का मल्टीपल हो तो वो इवन होगा। तो ये एक इवन नंबर 2m और एक 2n है, और m और n बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। ये स्टेप्स चल रहे हैं लॉजिकल प्रूफ के। अब इन दोनों को जमा करते हैं, 2m प्लस 2n, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n। तो इसका मतलब है कि 2 में इवन नंबर, ठीक है, 2 सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, ठीक है। तो ये m प्लस n किया, ये 2 के मल्टीपल ही है, तो लिहाजा ये क्या है, इवन है ना। तो एज 2m प्लस n इज मल्टीपल ऑफ 2, कोई भी नंबर ले लो, 1 प्लस 3 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 4 ले लो, 8 ले लो, 4 प्लस 8 12, 12 टू 24। तो वो हमेशा क्या आएगा, कोई भी दो नंबर्स को अगर जमा करेंगे इवन को तो वो इवन ही आएगा, ठीक है। इज मल्टीपल ऑफ 2 सो इट इज इवन। तो ये हमने प्रूव कर दिया, रिजल्ट निकल आया कि दो नंबरों को जो इवन हो उनको जमा करने से क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा, क्योंकि ये एक नंबर है इवन, ये नंबर है, इन दोनों को जमा किया, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लिया, m प्लस n आ गया। अब जो आंसर आएगा उसे फिर 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये प्रूव हो गया। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद 0 इज 0, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दी। अब इसका प्रूफ क्या है, किसी से मल्टीप्लाई कर लो, m बिलोंग टू इंटीजर, चाहे आप रियल ले लो, m बिलोंग टू रियल नंबर। तो m मल्टीप्लाई बाय 0, तो जब m मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 आएगा। इट इज अर्थमेटिक रूल कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये इनवर्स की तरफ नहीं हम जा रहे, हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनवर्स की तरफ नहीं आपने जाना, ठीक है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो हम रियल नंबर की बजाय इधर इंटीजर कह देते हैं कि 0 को किसी भी इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। रियल नंबर आप कैंसिल कर दें, ठीक है, इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। इट इज अर्थमेटिक रूल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन एक्सॉइम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। मसला और रसूल मुतारफा में क्या फ़र्क है, मिसाल दें। डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे। एग्जाम क्या होता है, एन एग्जाम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो किसी भी एविडेंस के बगैर ही ट्रू है। जैसे एक नुक्ता है तो उसमें से इन्फिनाइट लाइन्स गुजर सकती हैं एक पॉइंट में से, तो इसको प्रूव करने के लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट को एग्जाम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने के लिए किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं, वो ट्रू ही है, ठीक है, वो एग्जाम है। जैसे एक पॉइंट में से बेशुमार लाइन्स गुजर सकती है। और थ्योरम क्या होता है, जो प्रूव होता है, यानी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है, एविडेंस देते हैं, वो उस पर पूरा उतरता है, ठीक है, तो फिर वो थ्योरम बनता है। तो अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट। तो थ्योरम वो है जो साबका मालूम करदा हक़ाइक़ की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो, तो वो थ्योरम बनता है। तो उर्दू में एक असूल मुतारफ़ा एक रियाज़ियाती बयान है जिसे हम बगैर किसी सबूत या दलील के दुरुस्त मानते हैं, और मसला एक रियाज़ियाती बयान है जिसे साबका मालूम करदा हक़ाइक़ की बुनियाद पर दुरुस्त साबित किया गया हो। अब एग्जाम्पल, ये जो हमने एक्सप्लेनेशन देखी उसमें भी हमने देखी थी, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफिनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास। किसी दिए गए नुक्ता से लामहदूद खतूत गुजर सकते हैं, बेशुमार गुजर सकते हैं। एक आप पॉइंट लगा लें, लाइन गुजारते हैं, जहाँ से मर्जी गुजरेंगी। फिर दूसरी एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना वो 2 पॉइंट्स के दरमियान ही ड्रा होगी, ठीक है। एग्जाम में 2 पॉइंट्स के दरमियान एक सीधी लाइन ही ड्रा होगी। थ्योरम की एग्जांपल, पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस। ये प्रीवियसली नॉन फैक्ट से हमने प्रूव किया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये किस पे लगेगा, राइट एंगल टू आई एंगल पे, ठीक है। ये इसकी शर्त है कि राइट एंगल टू आई एंगल में ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है। और हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, राइट एंगल टू आई एंगल में। तो ये प्रूव्ड है। तो ये थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 360 डिग्री। तो ये भी प्रूफ चीज़ है कि जो चकोर होती है, 4 कोनों वाली चीज़ होती है, उसके जो अंदरूनी ज़ाविये है उसका अगर सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एग्जाम एंड थ्योरम। Question number 6. What is the importance of logical reasoning in mathematical proofs? Give an example to illustrate your point. Mathematical proof में logical reasoning की क्या importance है? रियाज़ियाती सबूतों में मंतकी इस्तेदलाल की अहमियत क्या है, अपनी बात को वाज़ह करने के लिए एक मिसाल दीजिए। तो वही लॉजिक्स क्या है, चैप्टर का नाम है ना, मंतक, ठीक है। कोई रीज़न होती है, ठीक है, फिर वो प्रूफ होती है और ये मुख्तलिफ चीज़ें। तो लॉजिकल रीजनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ। ये प्रूफ की फाउंडेशन है, ठीक है, फिर ही वो लॉजिक बनेगा ना।
कोई रीज़न होगी, कोई दलील हम देंगे, कोई रिजल्ट निकलेगा तो वो लॉजिक है ना। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ की बुनियाद है। और प्रूफ में भी यही है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एविडेंस पेश करते हैं, फिर वो हमारे पास चीज़ आती है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, फिर हम रिजल्ट उसका कंक्लूड करते हैं। As it ensure that conclusion are derived in a systematic and valid manner from given assumption or axiom। मंतकी इस्तदलाल ज़्यादती सबूतों की बुनियाद है, क्योंकि ये यकीनी बनाता है कि दिए गए मफरूज़ों से नताइज एक मुनज़्ज़म और दुरुस्त तरीके से अखज़ किए जाएँ। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू अवॉइड मिस्टेक इन रीजनिंग। तो ये इसलिए ज़रूरी भी है लॉजिकल रीजनिंग, कि ये जो हम कोई दलील इस्तदलाल कर रहे होते हैं उसमें गलती ना हो। ये अहम है क्योंकि ये हमें इस्तदलाल में गलतियों से बचने में मदद करता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग होगी तो मैथमेटिकल प्रूव होगा, अदरवाइज लॉजिक ही नहीं होगा तो वो तो चीज़ ही नहीं ना एक्सेप्ट होगी, वो स्टेटमेंट ही नहीं बनेगी हमारे पास। एग्जाम्पल, दिस सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर वगैरह। दो ऑड नंबर्स को जमा करें तो इवन नंबर आता है, दो ताकदात का मजमुआ इवन नंबर है। तो ये हम सॉल्व करने लगे। लेट करते हैं फर्स्ट ऑड नंबर एक्स है, और ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है कि 2 का मल्टीपल हो उसमें 1 प्लस कर दो तो ऑड बन जाएगा इंटीजर में। जैसे 2 1 द 2 प्लस 1 3, तो ये ऑड नंबर है। फिर इसी तरह 2 4 द 8 प्लस 1 9, तो ये ऑड नंबर है। और ये डेफिनेशन भी है हमारे पास, ये बुक में उसने कहा है, इफ x इज ऑड देन x कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 फॉर सम k बिलोंग टू इंटीजर। अब k की जगह m n कुछ भी रख सकते हैं, और कोई भी इंटीजर हो उसका मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल हो, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो ऑड क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड बन जाएगा। 2 के मल्टीपल में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो नंबर हमारे पास ऑड बन जाएगा। और इवन क्या है, इफ x इज एन इवन नंबर इंटीजर देन x कैन बी एक्सप्रेस x इज इक्वल टू 2k, यानी 2 का मल्टीपल आ गया तो वो इवन हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना है कि दो जो हमारे पास ऑड नंबर है उन्हें सम किया जाए तो वो क्या होगा, इवन, क्योंकि हमने लॉजिकल रीजनिंग बतानी है ना, उसको हमने इलस्ट्रेट करना है, वाज़ह करना है। तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये पहले ऑड ही है ना। सेकंड ऑड नंबर y ले लिया है, इज इक्वल टू n प्लस 1। अब हमने क्या कहा था कि दो ऑड को जमा करना है, तो x प्लस y करते हैं हम, तो वो इवन आना चाहिए। नाउ x प्लस वाई, x क्या 2k प्लस 1 प्लस y क्या 2n प्लस 1, 2k प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 2k प्लस 2n प्लस 2, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, k प्लस n प्लस 1, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 2 का मल्टीपल है ना, तो अभी हमने इवन नंबर की डेफिनेशन देखी कि अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल हो जाए तो वो इवन बन जाता है। तो एज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 सो इट इज इवन नंबर, चूंकि ये 2 का मल्टीपल है लिहाजा ये इवन नंबर है। और इससे प्रूव हुआ क्या, लॉजिकल रीजनिंग, कि मैथमेटिकल प्रूव में कितनी अहमियत है, लॉजिक्स है ना, ठीक है। और उससे हमने प्रूव किया है कि भाई दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे, सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्साइम, कंजक्टर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ये हमने बताना, उसने मुख्तलिफ हमें पार्ट्स दिए हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास एक्साइम असूल मुतारफा है, कंजक्टर क्यास है या थ्योरम है, मसला है। तो पहली स्टेटमेंट, देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, कोई से दो निकात में से सिर्फ एक खत गुजरता है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन में भी देखा था, एक्साइम, ये एक्साइम a straight line can be drawn between any 2 points, 2 पॉइंट्स के दरमियान एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, तो लिहाजा ये क्या होगा, एक्साइम। तो द स्टेटमेंट इज एन एक्साइम, ये जो उसने बयान दिया है ये क्या असूल मुतारफा है। अब इसकी रीज़न क्या, उसने क्या साथ रीज़न भी दें। गिवन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये उसने लिखा है कि ये यूक्लिड एक्साइम है, ठीक है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पार्ट है, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एक्साइम, ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री का हिस्सा, और वो क्या है, एक्साइम है। यानी ये स्टेटमेंट जो है, आल्सो गिवन स्टेटमेंट इज बेसिक रूल दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री, और ये ज्योमेट्री का एक बुनियादी असूल भी है कि 2 पॉइंट्स में से सिर्फ एक सीधी लाइन, एक खत मुस्तकीम, एक लाइन गुजर सकती है, ठीक है। और इसके लिए किसी एविडेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ट्रू है। और जिसके लिए एविडेंस की ज़रूरत ना और स्टेटमेंट ट्रू हो उसे एक्साइम कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, हर जुफ्त अदद 2 से बड़े 2 मुफरद अदाद के मजमूए के तौर पर लिखा जा सकता है। तो ये प्रूव नहीं है, चीज़ प्रूव नहीं हुई, लिहाजा
ये थ्योरम नहीं है और इसे हम ट्रू भी नहीं मानेंगे क्योंकि एविडेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो एग्जाम भी नहीं है, तो फिर ये कंजक्टर है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज कंजक्टर और ये हमने देखी भी है, आगे एमसीक्यूज में भी देखी थी जब एमसीक्यू सॉल्व किया हमने। एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। और कंजक्टर क्या होता है, द मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड। हम ट्रू मानते ऑब्जर्वेशन की हद तक और वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ, तो इसलिए वो कंजक्टर है। तो लिहाजा इसकी रीजन क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज नोन एज गोल्डबर्ग conjecture. It has been checked for extremely large even number and always hold true, but no one has found a logical proof that works for every even number greater than 2 is the sum of 2 prime number. तो इसका मतलब है कि ये जो है ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, बहुत बड़ी वैल्यूज पे भी लग गया है जो हमारे पास क्या है 2 से बड़े हैं, ठीक है, इवन नंबर है लेकिन वो 2 प्राइम नंबर से बन रहा है। ये बहुत बड़ी एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यूज पे भी हमने चेक कर लिया लेकिन इसका कोई भी अभी तक लॉजिकल प्रूव नहीं है, मैथमेटिकल प्रूव नहीं है, लिहाजा ये कंजक्टर है। और ये लिखा है जी, फर्स्ट प्रपोज इन 18th century by the German mathematician Christian Goldberg. It is known as Goldberg conjecture. वो क्या है, every even integer greater than 2 is sum of 2 prime number. We must agree that conjecture is either true or false. It appeared to be true based on empirical evidence, observation की बेस पे है, ठीक है। और ये इसने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हैं। Nevertheless, conjecture is a valid mathematical statement as it must be either true or false. अभी तक ये लॉजिकल प्रूव नहीं हुआ, ठीक है, तो इसलिए अभी तक कंजक्टर है। तो दिए गए बयान को गॉल्डबर्ग का क्यास कहा जाता है, इसे बहुत बड़े जुफ्त तादाद के लिए जांचा जा चुका है और ये हमेशा दुरुस्त साबित हुआ है, लेकिन किसी ने भी ऐसा मंतकी सबूत पेश नहीं किया जो 2 से बड़े हर जुफ्त अदद के लिए काम करे। अब इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं, जैसे अभी हमने पीछे प्रूफ देखा है ना कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन, ये एक प्रूफ था लॉजिकल, इस तरह का इसका अभी तक कोई लॉजिकल प्रूफ हमारे पास नहीं बना, इसलिए इसे हम अभी तक कंजक्टर की कैटेगरी में रखेंगे। आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 के। The sum of the angles in a triangle is 180 डिग्री। मुसल्लस के ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अ थ्योरम, ये प्रूव चीज़ है, ठीक है, ये एक मसला है, दिया गया बयान मसला है। The given statement is well known fact of geometry which has been proved on the previously known fact, so it is called geometrical theorem. दिया गया बयान ज्योमेट्री की एक हकीकत है जिसे पहले से मालूम हकाइक की बुनियाद पर साबित किया जा चुका है। उसने हमें पास रीज़न पूछी है कि ये क्यों है, क्योंकि ये प्रूव हो चुका है, इसलिए इसे ज्योमेट्रिकल मसला भी कहा जाता है और ये थ्योरम है। उसने ये नहीं कहा कि प्रूव करके बताएं, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूव्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। डिडक्टिव यानी पहले से हमें कुछ चीज़ें पता है और उसकी बुनियाद पे हम कंक्लूड करेंगे। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो कह रहा है दर्ज झील अलजबरी जुमलों के लिए सादा इस्तखराजी सबूतों को वज़ा करें और साबित करें कि बाएं तरफ बराबर है दाएं तरफ के। तो पहला प्रूव दैट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। तो सॉल्व करते हैं इसे हम। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब ये स्क्वायर है ना, तो लहदा लहदा कर सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 9। ये है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है कि हमें हमारे पास ये नॉलेज है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो तो बेसिस सेम हो, पावरें ऐड हो जाती है, और इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो मैं लहदा लहदा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है इसका डिडक्टिव रीजनिंग। ये भी 1 1 1 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इस x को पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस 4 को पकड़ेंगे इसके साथ, ये a माइनस बी इंटू सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, राइट, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 9, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दाएं खासियत है तकसीमी, क्योंकि उसने कहा डिडक्टिव रीजनिंग भी हमें दें जो आपके पास प्रीवियसली नॉलेज है, तो वो भी हमने साथ साथ इसीलिए लिख रहे हैं कि हमने ये स्टेप्स को फॉलो किया है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 4, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। माइनस 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9, बेसिस सेम हो, पावरें ऐड, तो ये इधर लिखी है एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, माइनस
4 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू एक्स कर सकते हैं ना, कॉमोटेटिव ला था, खासियत मुबादला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, 4 4 द 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर कर लेंगे तब भी ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है ना, माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और एक्स भी कॉमन ले लिया। 16 प्लस 9 25। तो ये देखें, ये हमारे पास थी ए बी माइनस ए सी, ठीक है, ये हमारे पास थी ए सी माइनस बी सी, ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये एक्स इधर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये है हमारे पास रकम और ये एक्स आ रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है कॉमन, दो रकमें। अब ये लेफ्ट साइड पे था और इधर राइट साइड पे था, इसके एक्स के 4 प्लस 4 8 इंटू एक्स 8x प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 25। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चन में हमने साथ रीजन भी देनी है कि ये आप कर क्या रहे हैं। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसने कहा था डिडक्टिव प्रूव आपने करना है, साथ हमें बताना है कि आप कर क्या रहे हैं। Second part proved that x plus 1 का whole square minus x minus 1 का whole square is equal to 4x. Take left hand side x plus 1 का whole square minus x minus 1 का whole square. अब पावर है ना, लैदा लैदा कर सकते हैं ना, तो x plus 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये रूल। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। बेसिस सेम, पावर ऐड हो रही, बेसिस लैदा। अब x को पकड़ेंगे इससे मल्टीप्लाई, प्लस 1 को पकड़ेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव राइट, ये राइट साइड पे आ रही है। माइनस एक्स को पकड़ेंगे एक्स माइनस 1 से, माइनस 1 को पकड़ेंगे एक्स माइनस 1 से, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दाएं खासियत है तकसीमी, उर्दू में भी हमने लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्लस 1 इंटू 1, सेम ये माइनस आ गया, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, इधर भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ही लगा अभी तक। अब एक्स 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 स्क्वायर हो गया, x इंटू 1, इसे भी हम कर सकते हैं ना x इंटू 1, तो ये होगी कॉमोटेटिव, a मल्टीप्लाई b बराबर होता है b मल्टीप्लाई a के, तो हम इसे x इंटू 1 भी लिख सकते हैं ना, अगर 1 इंटू एक्स है तो उसे x इंटू 1 भी लिख सकते हैं। 1 1 1 माइनस x x x के x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 कॉमोटेटिव 1 1 1। अच्छा, इधर दो लगी हैं, एक बेसिस सेम हो पावर ऐड और दूसरी कॉमोटेटिव ला यानी खासियत है मुबादला। अब x कॉमन ले लिया, लेफ्ट साइड पे है ना, x कॉमन लिया, ये हमारे पास रकम आई अब राइट साइड पे, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगी। x के इन दोनों से x कॉमन लिया 1 प्लस 1 और ये भी प्लस 1, x के इन दोनों से माइनस x कॉमन लिया 1 प्लस 1 इंटू 1, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब x के x इंटू 2 प्लस 1 माइनस x के माइनस x 1 प्लस 1 2 प्लस 1। अब ये x इंटू 2 है ना, तो कॉमोटेटिव लगेगा 2x बनाने के लिए, 2 इंटू एक्स, तो x के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स के माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 कॉमोटेटिव ला। अब एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस। अब एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र यानी एक्स स्क्र एक साथ कर लेते हैं, एक्स वाली एक साथ और कांस्टेंट एक साथ, प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1। अब ये x है उसका इनवर्स पर है ना, तो एडिटिव इनवर्स जमी मकूस, प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 उसका इनवर्स पर है माइनस 1, तो एडिटिव इनवर्स। तो इधर हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। एक्स स्क्वायर उसका एडिटिव पर है तो वो 0 के बराबर आएगा ना एडिटिव इनवर्स। 1 का भी एडिटिव इनवर्स माइनस 1 पर है तो वो भी 0 आ जाएगा, 2x 4x हो जाएगा, तो 0 प्लस 4x प्लस 0। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी है, 4x में क्या जमा करेंगे, 4x ये 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी जमी जाती आंसर, तो ये आ गया 4x ये राइट हैंड साइड के बराबर, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3, प्रूव दैट x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, सेम पार्ट 2 की तरह। टेक लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बेसिस सेम, पावर ऐड है तो बेसिस ज़्यादा कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हमने लगाई, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये डिडक्टिव रीजनिंग है, यानी प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस फैक्ट से हम बता रहे हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 को इससे करेंगे,
माइनस एक्स को x माइनस 5 से, माइनस 5 को भी x माइनस 5 से, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि ये राइट साइड पे है। अब मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 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 5 इंटू 5 माइनस x इंटू एक्स माइनस x इंटू 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5, ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब बेसिस सेम हो, पावर ने ऐड, तो यही x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू x की पावर n। अब ये x इंटू 5 है, ये 5 इंटू एक्स है, तो कॉम्यूटेटिव लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव ला, तो इसे भी हम कर लेते हैं 5 इंटू एक्स, ये भी 5 इंटू एक्स प्लस 5 5 दैट 25 एक्स 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 स्क्वेयर, इसे हम कर लेते हैं 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स 5 5 25। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होगी ना, ये लेफ्ट साइड पे आया 5 प्लस 5 प्लस 25 एक्स स्क्वेयर। वैसे इन दोनों में से भी x कॉमन आ रहा है और माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, 5 प्लस 5 प्लस 25 एक्स स्क्वेयर 5 प्लस 5 10, 10 को x से करेंगे 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 25, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 25, एक्स स्क्वेयर का एडिटिव इनवर्स पर है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 25 का भी एडिटिव इनवर्स पर है माइनस 25, तो अब वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 25 माइनस 25। अब एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एडिटिव इनवर्स 0 प्लस 10x प्लस 10x 20x 25 माइनस 25 एडिटिव इनवर्स है ना एक दूसरे का, तो 0। अब 0 को किसी में भी जमा करें वही आता, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, तो ये आ गया 0 प्लस 20x प्लस 0 20x, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हर मरहले की वजाहत करते हुए दर्ज झील को साबित करें। तो फर्स्ट पार्ट 4 प्लस 16x बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x, उसने कहा जस्टिफाई करना है, नहीं तो हम कॉमन लेकर डायरेक्ट कटिंग कर देते, अब इसे जस्टिफाई करना है। तो 4 प्लस 16x ओवर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 16x a बाई बी और 1 बाई बी मल्टीप्लाई a, ये फ्रैक्शन का रूल है प्रोडक्ट में। 1 बाई 4 इसका आइडेंटिटी बना सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 4 मल्टीप्लाई 1 और 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4x, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। अब इन दोनों में 4 है, कॉमन ले लो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब 1 बाई 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 प्लस 4x, 1 बाई 4 इंटू 4, तो ये a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a b इंटू c भी लिख सकते हैं ना हम, तो एसोसिएटिव लॉ आ गया। अब 1 बाई 4 और 4 एक दूसरे का इनवर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्योंकि 1 बाई 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, तो 1 इंटू 4x प्लस 1। अब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो ये आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेटिव, तो आइडेंटिटी आ गई, तो ये आ गया 4x प्लस 1 जो राइट हैंड साइड के बराबर है, 2 हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। एक लेफ्ट हैंड साइड 6x स्क्वायर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वायर माइनस 27, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं 6x मल्टीप्लाई x प्लस, क्योंकि ये 6x एक हमारे पास पड़ा है ना, कोशिश करके इसे भी 6, क्योंकि 18 है ये 6 का मल्टीपल होता है, तो इसे भी 6 के फैक्टर में लेके आते हैं, 6x मल्टीप्लाई 3, 6 3 द 18x आ गया, 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 27 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये फैक्टराइजेशन तजदीद की हमने। अब इन दोनों में 6x है वो कॉमन लो, तो x प्लस 3 बचा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया ना, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें भी 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बचा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो खासियत है तकसीमी। अब इसके मजीद फैक्टर में आ सकते हैं, इसे 3 मल्टीप्लाई 2x लिख सकते हैं मल्टीप्लाई x प्लस 3, और इसे 3 मल्टीप्लाई ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फैक्टराइजेशन की है, और साथ हमने लॉ लगाया है, रूल लगाया है, और साथ हमने रूल लगाया। अब 3 मल्टीप्लाई 2x को हम इसको x प्लस 3 इंटू 2x लिख सकते हैं एसोसिएटिव, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a b फिर c लिख लें, a c फिर b लिख लें, ओवर 3x प्लस 3 x माइनस 3, ये हमने बताया एसोसिएटिव लाइन न्यूमरेटर, ऊपर हमने एसोसिएटिव लगाया, ये a b c था, a c मल्टीप्लाई b कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b इन डिनोमिनेटर। अब
ये 3 कैंसिल हो गए, ये डिवीजन प्रॉपर्टी लगी क्योंकि ये एक जैसी आ गया ना, 1 बचा, ये x+3 भी कैंसिल हो गए, डिवीजन प्रॉपर्टी लगी, पीछे क्या बचा है 2x/x-3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना डिवीजन प्रॉपर्टी के लिहाज से। हम लहदा करके भी कैंसिल कर सकते हैं। अब ये 1 है, मल्टीप्लाई कर रहा है 2x को, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 2x को 1 से करेंगे 2x, x-3 भी मल्टीप्लाई 1 कर रहा है तो x-3 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, x² + 7x + 10 over x² - 3x - 10 is equal to x + 5 over x - 5। तो लेफ्ट हैंड साइड ली x² + 7x + 10 over x² - 3x - 10। अब इधर फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि सेंटर वाली रकम को इस तरह ब्रेक करना है दो रकमों में कि प्लस माइनस करने से सेम वही बने और मल्टीप्लाई करने से जो एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आता है विद साइन वो है। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी x² + 2x + 5x + 10। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे x² - 5x + 2x - 10। अब इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, x × x + 2 × x 5 × x 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 या 5 × 2, x × x 5 × x 2 × x और 2 × 5, ये भी फैक्टराइजेशन की। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x + 2, इन दोनों से 5 कॉमन आ रहा है, x + 2, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। x कॉमन आ रहा है, x - 5, 2 कॉमन आ रहा है, x - 5। अब a × b, a × c + b × c, तो अब ये दोनों में ना ये कॉमन ले लिया, x + 2 × x + 5, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ही हुआ ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव था हमारे पास a b + c बराबर होता है ab + ac के, ऐसे लिखा हो या ऐसे एक ही बात है, ठीक है, या a + b × c हो तो वो ac + bc राइट और लेफ्ट आ जाएगा, इधर हमने सिंपल लिखा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो x + 2 × x + 5, x - 5 × x + 2, ये हमने फैक्टराइजेशन की है। अब कॉम्यूटेटिव ला लगाएंगे क्योंकि नीचे सिर्फ ये x - 5 इधर हो गया, x + a × b बराबर होता है b × a के, तो x + 2 और x - 5 इधर आ गया, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव ला लगा है। अब डिवीजन प्रॉपर्टी लगेगी, x + 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 और x - 5 से, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रकम आएगी और वो बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ हमने जस्टिफाई भी किया कि हमने हर स्टेप को कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, देन x इज ऑड, देन 9x + 4 इज ऑड। वो कह रहे हैं x एक इंटीजर और x ताक अदद है, ऑड इंटीजर है, बताएं कि 9x + 4 एक ऑड होगा, एक ताक अदद होगा, तो लेट x बी एन ऑड इंटीजर एज गिवन। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑड इंटीजर, ठीक है, x एक ऑड ताक अदद है, और ताक अदद की डेफिनेशन क्या है कि x बराबर होगा 2k + 1 से, और k बिलोंग करेगा इंटीजर से। ये हम नहीं कह रहे, ये बुक डेफिनेशन हमें बता रही है ऑड की, कि x is odd, then x can be expressed in form x is equal to 2k + 1 for some k belong to integer। तो हमने वो डेफिनेशन को फॉलो किया है, x है 2k + 1, नो गिवन। प्रूव हमने किसको करना, 9x + 4 को, तो 9x + 4 इज इक्वल 9, x की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 2k + 1 + 4, 9 2 द 18k, 9 1 द 9 + 4, 9 2 द 18k, 9 1 द 9 + 4, 18k 9 + 4 13। अब 18 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 9k + 13, लेट कर लेते हैं 9k m है तो 2m + 13। अब ये m जो है ये 2 का मल्टीपल हो गया और ये हमेशा क्या आएगा इवन, और 13 क्या है ऑड, जब इवन और ऑड को जमा करेंगे तो क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। तो as 2m is always even and 13 is odd, so sum of even and odd will be odd number। और इधर हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसे ये मैं साइड पे कर रहा हूँ कि 18k + 12 + 1 कर दें, ठीक है, और इधर से 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा 9k + 6 + 1k। अब लेट कर लेते हैं कि 9k + 6 बराबर है m के, तो ये क्या हो जाएगा 2m + 1, यानी वही डेफिनेशन 2k + 1, k भी कोई कांस्टेंट है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और m भी कोई कांस्टेंट है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये वही ऑड नंबर की डेफिनेशन आ गई ना, तो लिहाजा
9x प्लस 4 क्या होगा, ओड नंबर होगा। और अगर ऐसे कर लें तब भी ठीक है कि ये 2 का मल्टीपल इवन आएगा, इवन प्लस ओड को सम करेंगे तो ओड आएगा। और ये ऐसे कर लेंगे तब भी ठीक है कि मल्टीपल है बाय डेफिनेशन ऑफ ओड नंबर 2m प्लस 1 इज ओड, सो 9x प्लस 4 इज आल्सो ओड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये वाला मेथड कर लें या ये वाला, जब ये करेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपने इधर लिखना है कि बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर दिस इज ऑड, सो 9x प्लस 4 इज आल्सो ऑड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। तो सो 9x प्लस 4 इज ऑड, हेंस प्रूफ। तो ये साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। सपोज x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है। इफ x इज ऑड देन 7x प्लस 5 इज इवन। वो कह रहा है x ऑड है लेकिन साबित करें कि 7x प्लस 5 इवन आता है, जुफ्त आता है। तो लेट x इज एन ऑड इंटीजर, सो बाय डेफिनेशन ऑफ एन ऑड इंटीजर वो कह रहा है क्योंकि दिया गया है ना x ऑड है, और ऑड की तारीफ क्या है कि x बराबर होगा 2 के प्लस 1 के। और मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इंटीजर रख लें के जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, 2 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 रखा है, 2 3 द 6 प्लस 1 7, तो हमेशा ओड ही आएगा क्योंकि 2 का मल्टीपल हमेशा इवन आता है और इवन में जब एक जमा करेंगे तो ओड आ जाएगा। तो अब प्रूव क्या करना है कि 7x प्लस 5 इवन है कि नहीं। 7x प्लस 5 रखा इज इक्वल 7x की जगह उसकी वैल्यू लगाई 2 के प्लस 1 प्लस 5, 7 2 द 14 के, 7 1 द 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12 आ गया, 14 के प्लस 12, 2 कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लेंगे ये 7 के बन जाएगा, प्लस 6 बन जाएगा। लेट कर लेते हैं 7 के प्लस 6 m के बराबर है, तो इधर पुट कर देंगे m। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एम, 2m आ गया। एज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 सो इट इज ऑलवेज इवन, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल आ गया ना, 2 का जुज़वे ज़रबी है, तो लिहाजा ये हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो हेंस 7x प्लस 5 इज इवन व्हेन x इज ऑड। ये प्रूव हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दर्ज झील बयानात को साबित करें। इफ x इज एन ओड इंटीजर, अगर x ओड इंटीजर हो देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ओड, तो ये भी ओड है। तो यही वही जो 10 11 है वैसे ये है। एज गिवन x इज ऑड, x एक ताक है, लिहाजा बाय डेफिनेशन x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 और k बिलोंग करेगा इंटीजर से। अब कंडीशन को पकड़ते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल, x की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं ना, 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह 2k प्लस 1 प्लस 6। फॉर्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 द 8k प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 प्लस 6 आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 द 4 4 1 द 4 4k आ गया, माइनस 8k माइनस 4 प्लस 6 4k स्क्वायर। अब k स्क्वायर में होगा, k में हल होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में, और कोई स्क्वायर नहीं, तो ये वैसे आ गया 4k स्क्वायर। 4k माइनस 8k माइनस 4k प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 तो प्लस 3 आ गया। अब इन दोनों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसे प्लस 2 प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो हम इसे प्लस 2 प्लस 1 की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 होता है ना, ठीक है। तो प्लस 3 को हमने ब्रेक कर लिया प्लस 2 और प्लस 1 में। अब इन तीनों में से 2 कॉमन लिया, तो ये 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 और ये वाला प्लस 1। लेट कर लेते हैं m बराबर है 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 के, तो इसकी जगह आ जाएगा m, तो 2 इंटू एम प्लस 1। तो यही ऑड नंबर की डेफिनेशन थी ना कि 2 का मल्टीपल हो उसमें एक जमा कर दो तो ऑड हो जाएगा। तो प्रूव हो गया 2m प्लस 1 इज ऑड, सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज आल्सो ऑड। तो ये भी क्या ताकत देता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, इफ x इज एन इवन इंटीजर, अगर वो इवन इंटीजर है देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन, तो वो भी इवन है ये। तो एज गिवन x इज इवन इंटीजर, x एक जुफ्त अदद है, सो बाय डेफिनेशन इवन की क्या है, x इज इक्वल टू 2k होगा, 2 का कोई भी मल्टीपल हो वो इवन होता है। नाउ कंडीशन में पुट करेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब x की जगह 2k, उसका स्क्वायर प्लस 2, x की जगह 2k प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर 2 2 द 4k प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 आ गया। लेट कर लो, ये m के बराबर है, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2m के बराबर है, तो 2 इसकी जगह आ गया m, 2m आ गया। ये 2 का मल्टीपल है, लिहाजा ये क्या होगा, इवन होगा। तो 2m इज इवन इंटीजर क्योंकि 2 का मल्टीपल है, हेंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज आल्सो इवन इंटीजर, तो लिहाजा ये भी क्या है, जुफ्त अदद है। प्रूव हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है। और ये गैर खाली नॉन एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी नहीं, कुछ ना कुछ है। तो लेट पहला पकड़ते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अगर तो ये कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे तो उससे ये बिलोंग नहीं करेगा। तो एक्स डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है उसके कॉम्प्लीमेंट से, और कॉम्प्लीमेंट का होता है यू में से जब इसे माइनस करते हैं, तो इसका मतलब एक्स कहीं यू के सेट में पड़ा है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं पड़ा। अगर इसकी हम लेट्स सपोज पिक्चर बनाए एक छोटी सी ताकि आपको समझ आ जाए, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और जो एक्स है ना ये बाहर पड़ा है, इसके कॉम्प्लीमेंट में, सेट में नहीं पड़ा, ठीक है। यू यूनिवर्सल सेट में, ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये यू अंदर लिखना था, चले बाहर लिख दिया है। यू यूनिवर्सल सेट के में पड़ा है एक्स, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है एक्स ए से भी नहीं बिलोंग कर रहा और एक्स बी से भी नहीं बिलोंग कर रहा। तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो किससे कर रहा है जी फिर? तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी यू माइनस ए से, यू में पड़ा है, या एक्स बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको मैं थोड़ा सा और ब्रेक करूं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर रहा है यू माइनस ए में से, ठीक है। ए में नहीं कर रहा, इसका मतलब फिर यू में होगा, या एक्स बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है एक्स बिलोंग कर रहा है यू माइनस बी में, तो बी में नहीं फिर यू में होगा, तो यूनियन ले लेते हैं। तो एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है ये सब सेट हो जाएगा, छोटा सेट हो जाएगा किसका, इसका, कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सब सेट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे कह देंगे क्वेश्चन 1। कैसे? ये उसने जो बुक में प्रूव किया है कि अगर a set B is a subset of set A, ये एक कार्ड ने अभी फिलहाल, set B is a subset of set A if every element of set B is also an element of set A, B और A बराबर है दोनों, तो इसका मतलब B सबसेट है A का, ठीक है। तो X फिर B से बिलोंग करेगा और X A से भी बिलोंग करेगा। तो अगर B सबसेट है A का और A भी सबसेट हो जाए B का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो X बिलोंग कर रहा है ना इसमें से भी, और X बिलोंग कर रहा है इसमें से भी, तो हम कह देंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक, देखें ना, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स बिलोंग कर रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट में से भी, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में भी, तो हम कह देंगे कि ये जो है ये सब सेट हो जाएगा इसका, इसे क्वेश्चन 1 कह देंगे, ठीक है। अब लेट करते हैं दूसरी तरफ, एक वाई एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है इस साइड से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में से, तो इसका मतलब y बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग कर रहा है बी कॉम्प्लीमेंट में से। तो y डजंट बिलोंग करेगा, ए से नहीं बिलोंग कर रहा, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग नहीं कर रहा, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो y ना ए से बिलोंग करेगा ना बी से, तो इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, उसके दरमियान में या ए में या बी में कहीं नहीं है। और फिर y बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो बिलोंग करेगा ना, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूँ। तो इसका मतलब ये जो है ये सब सेट हो जाएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सब सेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। अभी हमने डेफिनेशन देखी है कि अगर बी सब सेट हो जाए ए का, ए सब सेट हो जाए बी का, तो लिहाजा ए और बी क्या होंगे, फिर बराबर होंगे, ठीक है, इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सब सेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों एक दूसरे के सब सेट हैं, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये प्रूव हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, x और y पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी 0 से बड़े, नेगेटिव नहीं है, एंड एक्स स्क्वायर लेस है वाई स्क्वायर के, देन एक्स लेस है वाई के। कह रहा है ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर छोटा है वाई स्क्वायर से,
तो खाली x भी छोटा होगा y से। तो सॉल्व करते हैं एज गिवन x, y ग्रेटर है 0 से, क्योंकि उसने खुद कहा ना x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, तो ये दोनों 0 से बड़े होंगे। 9 फिर उसने कंडीशन हमें दी है x के लेस है y स्क्वायर से, x के लेस y स्क्वायर। हमने क्या प्रूव करना है, x लेस है y से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जरूर मुरब्बा ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, पॉजिटिव ही रहना, क्योंकि कंडीशन लगी है कि ये दोनों बड़े हैं। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x लेस है y से। तो ये प्रूव हो गया कि अगर x स्क्वायर लेस है y स्क्वायर से तो x लेस होगा y से, अगर x और y ग्रेटर है 0 से। तो ये प्रूव हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। साबित करें कि मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, यानी जो अंदर वाले ज़ाविये हैं। तो इसे ज़रा थ्योरम की फॉर्म में हम प्रूव करेंगे। जो लास्ट जो हमारे पास था सिलेबस, ठीक है, प्रीवियस सिलेबस, उसमें थ्योरम्स भी होते थे, तो उस तरह इसे हम प्रूव करेंगे। गिवन ट्रायंगल उसने हमें दी है कि एक ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल उसने हमें दी कि एक ट्रायंगल है, तो हम कहते हैं एक ट्रायंगल है ABC। ऐसे भी लिख सकते हैं ABC इज अ ट्रायंगल, और ऐसे भी लिख सकते हैं ABC इज अ ट्रायंगल लिख दें या ऐसे लिख दें, बात एक है। प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल अब हमने नाम रख दिया ना ABC, इसका जो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ठीक है, और ये जो एंगल C है, इसको सम करें तो 180 आना चाहिए। प्रूव है, मतलब है कंस्ट्रक्शन। अब ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर ली ABC, उसका ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम AB के यानी बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो C से पास करेगी। तो ड्रॉ लाइन LM थ्रू C पैरेलल टू AB, ठीक है। अब जब ये ड्रॉ करेगी तो ये इसके साथ भी एंगल बनाएंगी ना, ठीक है। इसे 1 कह दिया और इसे 2 कह देंगे, ठीक है। C से खात LM गुजारें जो AB के मतवाजी और ज़ावियों को 1 और 2 का नाम दें। अब हम स्टेटमेंट और रीजंस देंगे प्रूफ करने के लिए। तो मेजरमेंट एंगल A बराबर है मेजरमेंट एंगल 1 के। ये देखें, ये लेट्स सपोज ये है, एक एंगल बाहर है और एक है अंदर है, तो एक एंगल बाहर और एक अंदर है, तो अल्टरनेट एंगल होंगे ना। तो मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 के, तो अल्टरनेट एंगल मुतबादिल ज़ाविये। इसी तरह ये 2 और ये एंगल B, ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट। तो मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 के, तो ये अल्टरनेट एंगल है, एक दूसरे के मुतबादिल है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, एक लाइन के ऑपोजिट है ना इधर उधर, ठीक है, जैसे ये ड्रा किया। अब ये जो हमने LM ड्रा किया था, हमें पता कि ये जो होता है 180 के बराबर होता है ना, कि अगर एंगल 1 हो, ये एंगल C हो और ये एंगल 2 हो, तो ये जो D यानी ये एक लाइन है LM, इसके ऐसे ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे वो कट कर रहा है ना, लेट्स बोल दिया यहाँ से कट कर रहा है, तो ये एंगल 1 है, ये एंगल C है, ये 2, तो टोटल सम क्या होगा, 180 होगा। तो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल BCA, यानी C पे जो दरमियान में आती है ना, उस पर हम एंगल देखते हैं, C पे जो एंगल प्लस मेजरमेंट एंगल 2, ये 180 के बराबर है, क्योंकि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये खत मुस्तकीम के ज़ाविये और खत मुस्तकीम पे जो बन रहे होते हैं वो टोटल D होती है ना हमारे पास, 180 के बराबर आती है। अब क्या एंगल 1 की जगह एंगल A लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 की जगह एंगल B लिख सकते हैं, ठीक है, और एंगल BCA की जगह एंगल C लिख सकते हैं, 180 के बराबर हो गया। तो इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 की जगह A लिख दिया, 2 की जगह B लिख दिया और BCA की जगह खाली C लिख दिया, तब भी बात ठीक है। इधर भी एंगल C लिख देंगे तब भी बात ठीक है। तो ये किसके बराबर आएंगे, 180 के। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया। Hence from equation 1 and equation 2 it is proved that sum of the interior angle of a triangle is 180 degree। तो बस मसावात 1 और 2 से साबित हुआ कि मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 डिग्री के बराबर होता है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ A, B and C are नॉन जीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट, अगर A, B, C गैर सिफर हकीकी अदाद हो तो ये साबित करें। पहला पार्ट A बाय B बराबर हो C बाय D से, तो इम्प्लाइज दैट AD बराबर होगा BC। तो हम ये पकड़ते हैं कंडीशन A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। अब हमने क्या बनाना है, AD, और इधर क्या बनाना है, BC। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये B है ना, अगर मैं इधर B और D लिख दूँ तो B से कैंसिल हो जाएगा, AD आ जाएगा, और इधर भी BD लिखूंगा तो D से कैंसिल हो जाएगा, तो BC आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, A बाय B मल्टीप्लाई BD, C बाय D मल्टीप्लाई BD, ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगा दी, और साथ लिख दें मल्टीप्लाई बाय BD ऑन बोथ साइड।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बी डी से मल्टीप्लाई कर दिया जी, दोनों तरफ कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी लगी, बराबरी की। अब इसे हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई वन बाय बी मल्टीप्लाई बी डी, एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है ना, सी मल्टीप्लाई वन बाय डी मल्टीप्लाई बी डी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई वन बाय बी मल्टीप्लाई बी डी, ये ए एक रकम है, वन बाय बी दूसरी और ये तीसरी। इसी तरह सी मल्टीप्लाई वन बाय डी इंटू बी डी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी या ए बी इंटू सी ए की बात होती है। अब वन बाय बी मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं और ये डी बाहर, इसी तरह सी वन बाय डी मल्टीप्लाई डी लिख सकते हैं, ये बी बाहर, ये भी अभी ये अंदर एसोसिएटिव लगी ब्रैकेट के अंदर, पहले ये बाहर लगी थी, अब ब्रैकेट के अंदर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी और सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वन बाय बी और बी पर है, एक दूसरे का इन्वर्स पर है, तो लिहाजा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगेगी। अब तो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगेगी तो बी बी से क्या हो जाएगा कैंसिल, डी डी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए इंटू वन इंटू डी इज इक्वल सी इंटू वन इंटू बी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाया था। अब डी है, वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डी वन द डी, बी वन द बी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ए डी ये सी भी है ना, बी सी लिखना है तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो बी सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं, तो ए डी बराबर आ गया बी सी के, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, तो ये हमारा आंसर। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 का, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई बी डी, एक लेफ्ट हैंड साइड ए बाई बी इंटू सी बाई डी, ए इंटू वन बाई बी लिख लिया मल्टीप्लाई सी इंटू वन बाई डी, ये रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन है, यानी कसर के हाथ ले तरफ के कवानीन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए बी सी डी, ए सी लैदा कर लिया, फ्रैक्शन लैदा कर ली, ए इंटू सी इंटू वन बाई बी इंटू वन बाई डी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दे, ठीक है। इसको एक रकम गिन लिया और इनको ए गिन लिया, यानी ये और ये एक रकम, दूसरी और ये तीसरी। अब ए सी मल्टीप्लाई वन बाई बी डी, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब ए सी को वन से करेंगे तो ए सी आएगा और बी डी आ गया, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हम लिख सकते हैं कि ए सी मल्टीप्लाई वन ओवर बी डी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, तो ए सी बाई बी डी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यहाँ ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी बराबर है ए सी बाई बी डी, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 16 का, a by b plus c by b is equal to a plus c by b, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड a by b plus c by b, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन, a इंटू वन बाई बी सी इंटू वन बाई बी। अब वन बाई बी कॉमन लिया तो a प्लस सी बचा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ गई ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो a प्लस सी को वन से करेंगे तो a प्लस सी बाई बी आ गया, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं कि ये पूरी को अगर एक रकम कंसिडर करें तो बेहतर है हम ये रूल लगाएं, प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन a प्लस सी ओवर b, क्योंकि इसे वन से करेंगे यही आएगा ना a प्लस सी ओवर b, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a बाई बी प्लस सी बाई बी इज इक्वल टू a प्लस सी बाई b, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज की समझ आई होगी, अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।